उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आ गया है मुलाकातों का मौसम, बातचीत का मौसम। मुलाकातों का मौसम आ गया, प्यार की बातों का मौसम आ गया, आ गया। एक खूबसूरत अभिनेत्री से मुलाकात का दौर, प्यार भरी बातों की फुहार पड़ रही है। जिंदगी है प्यार का गीत, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी जब गुनगुनाती है प्यार के गीत तो उस पर चढ़ता है मोहब्बत का रंग और आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती है मोहब्बत। जी हाँ, उनकी खूबसूरत अदाओं का जादू भी दर्शकों पर छाया आहिस्ता आहिस्ता। मोहब्बत रंग लाती है मगर आहिस्ता 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 आहिस्ता। कुछ लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनकी यादों में डूब जाना कितना सुहाता है ये हम क्या बताएं, आप खुद ही सुनिए। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। बातचीत उनसे जिनके चेहरे पर मासूमियत है, खूबसूरती है और है गजब की कशिश। हैया 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 हैया। बोलने बतियाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। जानी मानी अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरे अपने यादों के उजाले बांट रही हैं। उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आपसे बातचीत की है दीपक महान ने। बोलो बोलो कुछ तो बोलो, सामने वाले ले गए बाजी। हैया 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 हैया। विविध भारती के सभी श्रोताओं को दीपक महान का आदाब, नमस्कार। दोस्तों, आज आपसे मुलाकात के लिए हम जिस मेहमान को लेकर अपने साथ आए हैं, उन्होंने बचपन में ही अपनी प्रतिभा से झंडे गाड़ दिए थे। यही कारण रहा कि वो हिंदी फिल्म जगत की एक बहुत बड़ी हीरोइन बनी और आज भी एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में अपना एक उनका मकाम है। जी हाँ, आप शायद समझ गए होंगे, ये हैं सबकी चहेती सहज अभिनय के लिए जानी जाने वाली पद्मिनी कोल्हापुरे। पद्मिनी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप बाल कलाकार रहीं जी, लेकिन आपके पिताजी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और आपने बचपन में गाने भी गाए, तो ऐसा क्या हुआ कि आप अभिनय के क्षेत्र में आ गई और आपने गायन का क्षेत्र नहीं चुना? देखिए, दरअसल मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी क्योंकि बचपन से मैं और मेरी बहन शिवांगी हमने काफ़ी फिल्मों में गाने भी गाए, हाँ। प्लेबैक दिया, सोलो, कोरस। तो मुझे लगा कि एक मेरा मतलब इंटरेस्ट वहीं पे शुरू हुआ और गाने का और सिंगिंग का माहौल तो था ही घर पर। फिर ऐसा हुआ, मेरी जो दादी थी उनका काफ़ी, बिकॉज क्या है, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, लेट मी पुट स्टार्ट दिस वे, जो मेरे दादाजी थे उनकी एक अपनी नाटक कंपनी थी, बलवंत नाटक कंपनी, जी हाँ, जिनमें वो फिर दीनानाथ मंगेशकर, जी हाँ, लता जी और आशा जी के जी पिताजी, और कुल्हटकर साहब, ये तीनों पार्टनर्स थे। अच्छा, तो अभिनय का एक वो था ही, मतलब क्या कहूँ मैं, विरासत में था आपके। जी। तो उनको, जो मेरी दादी थी, तो उनको लगा कि पद्मिनी को, पता नहीं क्या उनको दिमाग में था, मतलब शिवांगी के लिए कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन उनको लगा कि पद्मिनी को किसी भी तरह से कहीं फिल्म में, किसी फिल्म में एक रोल मिलना चाहिए, उसको काम करना चाहिए। तो आई थिंक ये उनका एक सपना था, बट हमें लगा बस एक सपना ही है, उनका एक इच्छा ही थी।
और आशा जी, लता जी तो फिल्मों में बहुत फेमस थी। तो मतलब मेरी दादी आशा आत्या को काफ़ी कहती थी। आशा आत्या मतलब मेरी बुआ लगती है, तो मैं आशा आत्या बोलती हूँ कि तुम देखो कहीं से पद्मिनी के लिए कोई रोल। मुझे काफ़ी डांस का शौक, आशा आत्या के गानों पे काफ़ी डांस करती थी मैं। तो जब भी वो आती थी घर पर, सो शी वॉज लाइक द सांता क्लॉज इन माई लाइफ, मतलब हमारी फैमिली की लाइफ में। क्योंकि आशा जी और लता जी और मीना जी, ये तीनों बहनें बहुत क्लोज थी डैडी से, मेरे पिताजी के साथ, और काफ़ी आते थे। तो आशा जी बहुत ज़्यादा, जैसे दिवाली पर आती थी तो शी वॉज माई सांता क्लॉज, तो ढेर सारे पटाखे और गिफ्ट्स लेकर आती थी। वी यूज्ड टू रियली लुक फॉरवर्ड, मतलब ये एक दिवाली खत्म नहीं हुई, वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट दिवाली कि अभी अच्छा नेक्स्ट अभी कब है, हमें फिर गिफ्ट्स मिलेंगे। तो जब भी वो आती थी तो माई दादी यूज्ड टू टेल हर कि देखो ना आशा, पद्मिनी के लिए कहीं कोई रोल। अच्छा चलो पंदी तुम डांस करो, पंदी इज माई निक नेम। जब उनका रिकॉर्ड शुरू होता था ना, आई यूज्ड टू डांस ऑन हर सॉन्ग। तो आई वॉज हर एंटरटेनर टू पुट इट इन शॉर्ट। एंड देन क्या हुआ फिर, ऑब्वियसली गाने तो हम कोरस में थे, सोलो थे, तो वी यूज्ड टू सिंग, मतलब वो तो था ही एक, मतलब चल ही रहा था। तो इश्क 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 की रिकॉर्डिंग थी जिसमें शिवांगी में और ढेर सारे बच्चे कोरस में थे। अच्छा। एंड जैसा कि मतलब सभी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आते हैं रिकॉर्डिंग पर, तो उसी तरह देव अंकल आए थे और ही इन हिज यूजुअल स्टाइल और उनका जो एक अप्रोच है, आशा जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि देव साहब देखिए ये मेरी भतीजी है, तो आप देखो अगर इस फिल्म में या अगली फिल्म में आपका कोई अगर रोल होगा। तो ही मेड, मतलब मुझे उनके लैप पे बैठाया और कहा कि अच्छा तुम काम करोगी। तो आई मीन व्हाट 7 years old, 7 साल की थी मैं। तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं भी अपना मतलब टिपिकल आई मस्ट हैव जस्ट नॉडेड माय हेड या पता नहीं क्या उस वक्त। तो ही से ठीक है नेपाल चलोगी, हाँ, आई मीन आई डिडंट इवन नो व्हाट ही वाज टॉकिंग, एक था वो आशा जी वहाँ थी। तो फिर क्या हुआ, आई केम होम एंड देन मेरे शायद चाचा थे मेरे साथ, मतलब हमेशा जब भी हम रिकॉर्डिंग्स पर जाते थे या तो डैडी आते थे या मेरे चाचा आते थे, तो मतलब अकम्पनी करते थे हमें। तो घर आकर मेरे चाचा ने मेरी दादी को, मेरे मॉम डैड को बोला कि ऐसे ऐसे देव साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे नेपाल चलना है। वो तो हंसने लगे सब, अरे बोले ये सब फिल्मी बातें होती है तो छोड़ो। और आई थिंक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, आई डोंट नो, उन्होंने एक्चुअली मेरे पासपोर्ट्स मंगाए, मतलब मेरे और मतलब जो भी कंपनी करेगा। तो दैट वाज एन एक्साइटमेंट फॉर माय दादी, मेरे लिए बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तब तक आपके दिमाग में कुछ रजिस्टर नहीं हुआ था कि ये क्या हो रहा है? मुझे काफी टाइम तक कुछ रजिस्टर नहीं हुआ। बस एक होता ना, जैसे आप बच्चे को बोलते चलो ये काम करो, तो काम करती रही मैं। एंड फिर पासपोर्ट्स गए और टिकट्स आई और हम लोग फ्लाइट पे चढ़े और फिर टेक ऑफ हुआ एंड दैट वाज फॉर रियल। तो हम लोग नेपाल गए, वहाँ पर काफी दिन रुके। और ये कौन सी फिल्म थी? इश्क 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 जी। अच्छा, जिसका गाना आपने रिकॉर्ड किया था पहले। जी। वल्ला क्या नजारा है, मौसम बड़ा प्यारा है, वल्ला क्या नजारा है, मौसम बड़ा प्यारा है, होए क्या बात है, ऐसा तमाशा यही मैंने देखा, कहीं मैंने देखा नहीं। वल्ला क्या नजारा है, मौसम बड़ा प्यारा है, ओए क्या बात है, ऐसा तमाशा यही मैंने देखा, कहीं मैंने देखा नहीं। अरे ए मीनू, छोटे बच्चों को सिखाना बड़ा आसान है, बड़े बच्चों को सिखाए किस तरह, दीवानों को समझाए तो बड़े शौक से, सयानों को समझाए किस तरह। ओ लोगों आओ
वहाँ से मैं कहूँ एक मतलब शुरुआत हुई, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। तो यहाँ तो पता ही है कि अगर फिल्म चलती नहीं तो यू गो अननोटिस्ड। पता ही नहीं चलता लोगों को कि अच्छा कौन है, कौन चाइल्ड एक्टर था या व्हाटएवर। एंड ऑफ कोर्स जीनत जी एंड देव अंकल तो वो स्टार्स ओनली। एंड उस फिल्म में हम लोग 6 बहनें थे। वन वाज पूनम सिन्हा जी ऑल्सो। अच्छा, शत्रुघ्न जी की पत्नी जी, और जरीना वहाब भी थी। आई थिंक शायद उनका भी फर्स्ट, आई थिंक इट वाज हर लॉन्च एज वेल। एंड शबाना जी, आई थिंक मेरे ख्याल में वो भी उनकी पहली फिल्म थी। एंड शेखर कपूर। तो ऑल ऑफ अस वर न्यू कमर्स। एनीवे, बात वहाँ खत्म हुई, एवरीथिंग। फिर कुछ हुआ नहीं, फिर हमारे वही गाने चलते रहे, रिकॉर्डिंग्स होती रही। एंड रोशन तनेजा साहब के इंस्टीट्यूट का आई थिंक कॉन्वोकेशन था। सतीश शाह ने कुछ दिन पहले मुझे याद दिलाया, बोले तुम उस प्रोग्राम में जो नाची थी, मैं भी वही था, उनका स्टूडेंट था मैं उस वक्त। या तो आई सर अच्छा, मुझे ये सब याद ही नहीं। आई डिड अ स्टेज परफॉर्मेंस। अब ये कैसे हुआ, मैं ना उनकी स्टूडेंट थी ना कुछ, बट मेरी बुआ के जो मतलब हस्बैंड थे, वो ही वॉज अ वेरी फेमस तबला प्लेयर। उनका कुछ मतलब था किसी सिंगर के साथ, आई थिंक ही वॉज प्लेइंग द तबला व्हाटएवर। तो ही मे हैव मतलब उस वक्त शायद आई थिंक तनेजा साहब से उन्होंने बात की होगी कि मेरी भतीजी है। तो आप विधिवत रूप से मतलब नृत्य सीखती थी उस समय? नहीं, वैसे ही शौक था? ऐसे बीच बीच में कहीं थोड़ा 1-2 महीने कथक सीख लिया, फिर भरतनाट्यम सीख लिया, बट ऐसा कुछ वो नहीं था, मतलब शौक नहीं था। बट डांस करती थी। डांस का वैसे घर में बैठ के या घर में परफॉर्मेंस, ये जैसे होता है बर्थडे पार्टीज वगैरह में शौक था। फिर तनेजा साहब ने कहा ठीक है, उसको एक परफॉर्मेंस, बिकॉज कैसे होता है कॉन्वोकेशन में एक प्रोग्राम होता है, तो आप जितने भी आइटम्स आप ऐड करते रहो, तो इट इज़ एन एंटरटेनमेंट फॉर द ऑडियंस। तो मेरा एक था, तो एक आशा जी का एक गाना था, हाय बिछुआ डस गए रे, या शायद 2 घूंट मुझे भी पिला दे ऑफ दीदी, आई डोंट नो। इन दोनों गानों में से एक शायद मैंने डांस किया। तो राज अंकल वॉज द चीफ गेस्ट, राज कपूर साहब। तो वो चीफ गेस्ट थे और उन्होंने मतलब मेरा परफॉर्मेंस देखकर मुझे बाहर बुलाया बैक स्टेज। सतीश जी कह रहे थे उस दिन कि मैं वहीं बैठा था, एंड ही सेइंग ही वाज सो इम्प्रेस्ड विथ योर डांस, व्हिच आई मीन ही मस्ट हैव बीन। तभी उन्होंने मुझे ऑब्वियसली सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में पूछा। तो ही मेड मी सिट और उन्होंने मुझे बुलाया एंड ही सेड कि तुम फिल्मों में काम करोगी। बच्चे को जैसे ओके राज कपूर है, स्टार है, बट यू डोंट नो हाउ बिग अ हस्ती बिल्कुल अ पर्सन इज। तो मैंने भी अपने हिसाब से मैंने कहा पर मैंने तो फिल्म की है, मैंने एक्टिंग किया है। बोले अच्छा कौन सी फिल्म में? तो आई सेड इश्क इश्क इश्क। अच्छा कहने लगे। बोले अच्छा तुम्हारे माता पिता हैं यहाँ पर? तो आई सेड हाँ वो आए हैं। तो उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आप लोग प्लीज कल RK स्टूडियोज आइए। फिर वहाँ गई मैं RK स्टूडियोज। फिर बाद में मुझे पता चला उन्होंने कम से कम 200-300 लड़कियों के मतलब चाइल्ड एक्टर्स के बच्चों के काफ़ी स्क्रीन टेस्ट लिए थे। मेरा उन्होंने स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, बट उन्होंने क्या किया, मुझे वहाँ RK स्टूडियोज में उनके कॉटेज में बेबी नाज के कपड़े पहनाए और उनके जितने भी कैमरा मैन, उनके जो DOP थे एंड उनके जो चीफ असिस्टेंट थे वो सारे बैठे थे वहाँ। तो मुझे बस ऊपर नीचे यूँ वॉक कराया, अच्छा तुम यहाँ से वहाँ चल के दिखाओ, वहाँ से यहाँ चल के दिखाओ। मैंने किया जो भी उन्होंने कहा एंड दैट्स इट। फिर हम घर आए एंड ही वाज सो श्योर इन हिज माइंड कि बस मुझे ये लड़की चाहिए। और उनके चीफ असिस्टेंट जो थे उन्होंने कहा नहीं ये थोड़ी सी हमें या तो छोटी लग रही थी या बड़ी लग रही थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या था। ही सेड नहीं आई डोंट थिंक शी रियली फिट्स, बट ही वाज वेरी क्लियर इन हिज माइंड। राज अंकल, उनको लगा कि भाई दिस इज इट, आई फाउंड माय बेबी रूपा। राज साहब के लिए माना भी जाता है कि उनको प्रतिभा पहचानने की एक बहुत अद्भुत शक्ति थी उनके अंदर। बिल्कुल और बिल्कुल। आज जिस मुकाम पे आप पहुंची है उससे कहा जा सकता है कि उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई भ्रम क्या देवे जो ना हो ज्ञान की आंखें। तो राज साहब ने वाकई ही वो एक अद्वितीय हीरा चुना। और जो दर्शक शायद नहीं जानते, जो बच्चे हैं, वो उनको हम बता सकते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम में वाकई ही पद्मिनी कोल्हापुरी का जो गाया हुआ गीत था, मतलब लता जी की आवाज में, लेकिन पर्दे पर आपने जो अदायगी की थी उसको आज तक सराहा जाता है और लोग उसको याद करते हैं। तो क्यों ना उस गाने को हम सुनते चले। जरूर। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं
पद्मिनी जी, उसके बाद फिर फिल्मी सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई थी, चाइल्ड स्टार, सत्यम शिवम सुंदरम के बाद। मुझे लगता है, देखिए, आर के बैनर इतना बड़ा बैनर है और जिस तरह से, हालांकि मीडिया इतना बड़ा जिस तरह से आज है था नहीं। जी हाँ। तो मेनली प्रिंट मीडिया था, हाँ, दूरदर्शन था, पर ट्रेड मैगजीन्स काफ़ी थे। तो ऐसा है कि जो भी एक्टर आर के बैनर में जाता है या आर के फिल्म्स में काम करता है तो ऑटोमेटिकली एक पब्लिसिटी शुरू हो जाती है। तो मुझे उस फिल्म में जब उन्होंने, राज अंकल ने साइन किया, तो इतनी पब्लिसिटी मिली कि आई थिंक आई बिकेम अ चाइल्ड स्टार ओवरनाइट। जी हाँ। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम के बाद मुझे साजन बिना सुहागन, जिंदगी और सारी जितनी भी एज अ चाइल्ड स्टार फिल्में थी वो मुझे मिली, ड्रीम गर्ल। जी हाँ। बट ऐसा हुआ कि ये सारी फिल्में ना ऑलमोस्ट आगे पीछे शुरू हुई एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर मेरा एजुकेशन बिल्कुल ही पीछे रह गया, फिर स्कूल बंक करना पड़ा, फिर और मेरा स्कूल काफ़ी स्ट्रिक्ट था क्योंकि पारसीज रन करते थे एंड काफ़ी फेमस स्कूल था। मेरे डैडी को फाइनली बुलाया उन्होंने, फिर काफ़ी बाद, एक्चुअली 2-4 साल बाद प्रिंसिपल ने बुला और कहा कि देखो, आई मीन मिस्टर कोल्हापुरे, यू वांट टू पुट योर डॉटर इन फिल्म्स, आई अंडरस्टैंड, वो सारा कुछ है, लेकिन शी हैज़ टू अटेंड स्कूल, तो ये नहीं हो पाएगा। सो आई हैड टू एक्चुअली 10th में आई हैड टू ड्रॉप आउट। अच्छा, उस समय भी जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, आपकी जो गायकी थी वो चल रही थी, कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ हम अक्सर फिल्मों में सुनते थे। आपने शायद लता जी के साथ यादों की बारात का टाइटल सॉन्ग भी गाया था। जी, यादों की बारात का शिवांगी ने, मैंने और सुषमा श्रेष्ठ। अच्छा, सुषमा श्रेष्ठ बाद में पूर्णिमा, उसने अपना नाम बदल दिया, पूर्णिमा, सुषमा श्रेष्ठ, तीनों ने गाया। एंड मेन आवाज़ तो खैर लता जी की थी। एंड उस गाने से मुझे एक्चुअली काफ़ी एक मज़ेदार किस्सा याद आया ना। लता जी की आवाज़ इतनी ऊंची है, शी सिंग्स एट अ वेरी हाई पिच, बहुत कम लोग उस पिच में गा सकते हैं। तो अब अगर उनकी आवाज़ वैसी है तो बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी उन्हीं के सुर में बजाएंगे और जो कोरस है वो भी उन्हीं के सुर में गाएंगे, है ना। तो मतलब ऑब्वियसली बिकॉज आई नो हर, शी इज माई बुआ, तो आई कॉल हर दीदी आत्या। इतना ऊंचा गा रही थी तो मुझे पता नहीं, थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो मैंने दीदी आत्या से कहा, मैंने कहा दीदी आत्या, मुझे मराठी में हम कहती हूँ कि दीदी थोड़ा तुम्ही खाली गाता का। So she started laughing. She said, अरे बाप रे। So that was really funny, कि मतलब imagine telling लता मंगेशकर कि आप थोड़ा सा सुर नीचे कीजिए। फिर उन्होंने बदला आपके लिए, नीचे स्केल पे गाया? हो गया। I mean obviously we all sang, it was nice, but एक पिच पकड़ना उनका सही, it's very difficult. हमारे इस कार्यक्रम में हम यादों के बहुत से मोतियों को चुनते हैं और यहाँ पे वो वाला गाना भी याद आ रहा है क्योंकि उसका नाम ही यादों की बारात से शुरू होता है, तो क्यों ना उसे भी यहाँ पे सुन लिया जाए। बेहद फेवरेट गाना है क्योंकि जब भी मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ या किसी शो में जाती हूँ, कोई भी मुझे कहीं बुलाता है तो ये गाना मैं जरूर गाती हूँ। तो आइए फिर हम इसे सुनते हैं। ला 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 ला
तो फिर पद्मिनी जी, अब हमें ये जानने की उत्सुकता है कि आप पहली बार पर्दे पर एक हीरोइन के रूप में कब आई और वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ? कई बार लोगों में अभी तक कंफ्यूजन है कि आपका डेब्यू आहिस्ता आहिस्ता से था exactly, या कि मैंने कहा अच्छा सवाल है, क्योंकि प्रेम रोग से था। इतना कंफ्यूजन था उस वक्त, क्योंकि मेरी लास्ट फिल्म एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस वाज इंसाफ का तराजू। ठीक है। एंड उस शूटिंग के दौरान चिंटू जी आए थे सेट पर, तो हमारा एक गाना चल रहा था टिपिकल, उसमें थोड़ा सा डांसिंग वांसिंग भी था। आई डोंट नो व्हाट चिंटू जी सॉ, तो उन्होंने आके नासिर साहब से बात की कि ऐसे ऐसे, बिकॉज चिंटू तो फेमस थे टू डू फिल्म्स विद न्यू गर्ल्स, है ना जी हाँ। तो उस वक्त जमाने को दिखाना है, वो शुरू करने वाले थे। तो आके उन्होंने नासिर साहब से कहा होगा आप देख लीजिए पद्मिनी को, तो उन्होंने नासिर साहब ने मुझे बुलाया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात अभी मुझे याद आ रही है, नहीं जब नासिर साहब से जब बात हुई तो नासिर साहब ने जब मुझे बुलाया, मेरे पिताजी आए थे मेरे साथ, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे कि वेरी गुड, नो स्क्रीन टेस्ट नथिंग, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं पद्मिनी को 3 फिल्मों के लिए साइन करता हूँ। तो वी वर वेरी हैप्पी ऑब्वियसली। तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ नासिर साहब के साथ, 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट। फिर जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर बातें बिल्कुल फैल जाती है, इन्फॉर्मेशन खबर पहुँच जाती है। प्रसाद साहब ने फिर मुझे बुलाया फॉर एक दूजे के लिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये फिल्म हम लोग 6 महीने में, बिकॉज उसमें कमल जी थे एंड न्यू गर्ल, 6 मंथ्स में हम लोग इसको ख़त्म करके रिलीज करना चाहेंगे। तो नासिर साहब का एक क्लॉज था कि पहली फिल्म ज़माने को दिखाना ही रिलीज होगी। तो वी टोल्ड हिम कि दिस इज़ वन थिंग। वी केम बैक टू नासिर साहब, फिर थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ चला, तो ही सर नहीं फिल्म तो मेरी ही पहली रिलीज हुई। और एंड उन दिनों में कैंप सिस्टम था एंड यू नो, तो फिर एनीवे आई लॉस्ट आउट ऑन एक दूजे के लिए, ऑब्वियसली बिकॉज मैं वो फिल्म नहीं कर पाई। एंड नासिर साहब की फिल्म साइन की, फिर ये बात राज अंकल तक पहुंची, राज कपूर साहब के पास। एंड सडनली उनको लगा कि अच्छा ये लड़की मतलब बड़ी हो गई कि शी इज डूइंग अ फिल्म एज अ लीडिंग लेडी। तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड आई वेंट टू RK स्टूडियोज एंड ही सेड अच्छा मैं फिल्म बना रहा हूँ प्रेम रोग। तो उसके लिए उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट किया। ऑब्वियस मतलब कैन यू इमेजिन, सत्यम शिवम सुंदरम में ही डिडंट टेक माई स्क्रीन टेस्ट, उन्होंने वहाँ पर ना उस वक्त वॉइस टेस्ट कराया था मेरा। अच्छा, सत्यम शिवम सुंदरम के लिए। लेकिन प्रेम रोग में ही थॉट कि पता नहीं अभी एज अ यंग विडो, मतलब एज अ विडो सफेद साड़ी में ये छोटी लगेगी या क्या, बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज जस्ट व्हाट 14 years old then। अच्छा, हाँ 14 years old and but he wanted that innocence, you know, that young looking innocent baby faced woman एक्ट्रेस। तो उन्होंने मुझे वो सफ़ेद साड़ी पहना के उन्होंने मेरा थोड़ा सा स्क्रीन टेस्ट कराया एंड देन दैट्स इट। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मतलब मुझे और मेरे डैड को, बिकॉज मेरे डैड मेरा सब काम संभालते थे। एंड ही सेड ठीक है। तो प्रेम रोग में फिर वहाँ पे कहानी वही शुरू हुई नासिर साहब का और इनका कि उनकी फिल्म पहले शुरू होगी, पहले रिलीज होगी। पर्दे पर आपने जो अदायगी की थी उसको आज तक सराहा जाता है और लोग उसको याद करते हैं, तो क्यों ना उस गाने को हम सुनते चले। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तबे परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने
उजाले उनकी यादों के जानी मानी अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ। तो उनका ऐसा है राजंगी का, नहीं वो हम देख लेंगे उस वक्त, यू नो, सर वो मैं उनसे बात करूंगा या व्हाटएवर, वो हम देख लेंगे। उस बीच में आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई। अच्छा। हाँ, इस्माइल श्रॉफ जी के साथ। करेक्ट। एंड उसमें भी कुणाल कपूर थे। अब चिंटू वॉज वेरी बिजी। प्रेम रोग में भी ऋषि कपूर जी थे, जमाने को दिखाना में भी वही थे। तो वो काफी बिजी थे, तो उनकी डेटें मिलना इतना आसान नहीं था। और यहाँ पे मेरी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई, मेरे पास डेटें ही डेटें थी। जब ये फिल्म शुरू हुई तो इसमें ऑब्वियसली बहुत ही दिग्गज कलाकार थे। शम्मी अंकल थे, नंदा जी थी, शशिकला जी थी। ये फिल्म शुरू हुई, कुणाल कपूर थे उसमें, उनकी भी पहली फिल्म थी, तो ही ऑल्सो हैड डेट्स। तो ये काफी फिल्म आगे तक चली गई। एंड साथ साथ प्रेम रोग शुरू हुई, साथ साथ जमाने को दिखाना है। सडनली आई बिकेम सो बिजी विद दीज 3-4 फिल्म्स। और एक और फिल्म अभी जैसे मैं बात करी, मुझे एकदम से याद आया, एक और फिल्म मैंने की थी खुश नसीब, विनोद मेहरा जी के साथ, वो भी शुरू हुई। तो ये 4-5 फिल्में एक साथ शुरू हुई। अब प्रेम रोग का ऐसे था कि पहले जैनेंद्र जैन साहब उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। तो हम लोगों ने आई थिंक ऑलमोस्ट 40 दिन का या 30 दिन का काम हम ऑलरेडी जैन साहब के साथ कर चुके थे। तो पता नहीं क्या राज अंकल को लगा कहीं पर कि, एंड इवन आई फेल्ट कि अरे अगर राज अंकल डायरेक्ट करते एक वो रैपो बन गया था मेरा राज अंकल के साथ। तो जैन साहब ने ऑलमोस्ट आई थिंक 30-40 दिन का काम, मतलब उन्होंने ब्यूटीफुली, जैसे एक राज अंकल का विजन था फिल्म के लिए, उन्होंने एग्जीक्यूट किया जैन साहब ने। और फिर कहीं पर राज अंकल को लगा कि एक होता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, पता नहीं क्या, उनको शायद लगा होगा कि आई डोंट नो व्हाटएवर ही मस्ट हैव फेल्ट, व्हाई एम आई स्पीकिंग फॉर हिम और हिज थॉट्स। तो मतलब उन्होंने टेक ओवर की फिल्म कि मैं अब डायरेक्ट करूंगा। तो ऑब्वियसली काफ़ी काम उन्होंने जैन साहब का रखा, बिकॉज ही डिड एग्जैक्टली व्हाट राज अंकल वांटेड। मतलब उनके काफ़ी जितने भी डिस्कशंस हुए होंगे कि किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है। एंड देन राज अंकल स्टेप्ड इन और उन्होंने डायरेक्शन शुरू किया उसका ऑब्वियसली। तो ये तीनों फिल्में साथ साथ शुरू हुई। अब कॉमन फैक्टर प्रेम रोग में और आहिस्ता आहिस्ता में शम्मी अंकल थे। शम्मी कपूर साहब इसमें भी थे और आहिस्ता आहिस्ता में भी थे। और दोनों फिल्मों में उनका कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट था एंड वेरी पावरफुल कैरेक्टर। और वो फिल्म भी उनको बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था उनको वो फिल्म करके भी आहिस्ता आहिस्ता। और ये इस फिल्म में तो खैर अलग ही था। एंड ही न्यू कि आहिस्ता आहिस्ता किस किस्म की फिल्म है, क्या सब्जेक्ट है। तो ही फाउंड इट वेरी पावरफुल शम्मी अंकल। नजर से फूल चुनती है नजर से फूल चुनती है नजर, आहिस्ता 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 आहिस्ता, मोहब्बत मगर मोहब्बत रंग लाती है मगर, आहिस्ता 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 आहिस्ता। से हर एक मंजर नया सा है, दुआएं दे रहे हैं पेड़ मौसम जोगिया सा है, तुम्हारा साथ है जब से हर एक मंजर नया सा है, हंसी लगने लगी हर गुजर, हंसी लगने लगी हर गुजर, आहिस्ता 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 आहिस्ता, मोहब्बत रंग लाती है मगर, मोहब्बत रंग लाती है मगर, आहिस्ता 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 आहिस्ता।
फासला क्यों है? बहुत अच्छे हो तुम फिर भी हमें तुमसे हया क्यों है? तुम ही बोलो हमारे दरमियां ये फासला क्यों है? मजा जब है कि तय हो ये सफर, मजा जब है कि तय हो ये सफर, आहिस्ता 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 आहिस्ता। मोहब्बत रंग लाती है मगर, मोहब्बत रंग लाती है मगर आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर ऐसा हुआ काफी डेट्स क्लैश होने लगी। अच्छा, क्योंकि आप बहुत बिजी फिर हो गए मैं बिजी थे। हो गई ना। फिर जैसे नासिर साहब की फिल्म ऊटी में शूटिंग चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता की बैंगलोर में चल रही है, प्रेम रोग की यहाँ चल रही है या मैसूर में चल रही, तो मुझे काफी मतलब 10 दिन वहां जाती थी, फिर 10 दिन यहाँ आती थी। फिर कई बार यहाँ तक कि मैंने किया एक फिल्म थी एक नहीं पहेली राजकुमार जी के साथ, एंड कमल जी थे उसमें और रेमा जी। वो एक अलग किस्म की फिल्म थी। इट वाज टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, साउथ की थी वो, के बालचंद्र साहब ने डायरेक्ट की थी। मुझे याद है मैं चेन्नई में शूटिंग करती थी, पता नहीं किस फिल्म के लिए, और फिर ऊटी बाय, बिकॉज रात में आई नेवर ट्रैवल्ड बाय कार। चेन्नई से आई यूज्ड टू गो बाय ट्रेन टू ऊटी, ऐसा कुछ था। ओवरनाइट सुबह वहां पहुंच के ऊटी में शूटिंग करके दिन भर, फिर रात में ट्रेन में बैठ के फिर सुबह आती थी। और उन दिनों में 3 शिफ्ट्स का एक एक टिपिकल एक माहौल था, क्योंकि मेरे पास जितनी फिल्में थी या जितने भी वहाँ मतलब उन दिनों में एक्टर्स थे, मेरे ख्याल में 5-6 एक्ट्रेसेस थी और 5-6 मेन एक्टर्स थे। तो सबके पास 20-20, 30-30 फिल्में थी, सब बिजी थे। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ देन एंड नाउ। अभी क्या है कि 50-100 लड़कियां हैं, फिल्में 50-100 बन रही हैं, तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एटमोसफियर। तो हम लोग काफी मतलब पागल होते थे, बट एक वो क्या कहते एक आदत पड़ गई थी, एक सिस्टम था वो, तो वी यूज्ड टू काइंड ऑफ मैनेज इन दैट सिस्टम। तो कमिंग बैक टू प्रेम रोग एंड आहिस्ता आहिस्ता, तो डेट्स जब क्लैश होने लगी तो ऑब्वियसली राज अंकल वाज लाइक, मैं अपनी डेटें सैक्रिफाइस नहीं करूंगा आहिस्ता आहिस्ता के लिए या किसी भी फिल्म के लिए। पद्मिनी इज विद मी, देन वी यूज्ड टू नो काइंड ऑफ रिक्वेस्ट हिम, ये वो करके शम्मी अंकल इंटरवीन करते थे कि नहीं वो ऐसे से वो फिल्म खत्म हो रही है तो करना बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ, करते करते आहिस्ता आहिस्ता वाज एब्सोल्युटली रेडी फॉर रिलीज। एंड यू वोंट बिलीव इट, यहाँ नासिर साहब ने, ऑफ कोर्स राज अंकल ने और नासिर साहब का कोई शायद अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि ठीक है जो फिल्म पहले खत्म होगी वो रिलीज होगी। तो एक वो ऑब्वियसली बिकॉज राज अंकल वाज राज अंकल, नासिर साहब भी अपनी जगह पे बड़े थे, बहुत बड़े निर्माता निर्देशक बिल्कुल जी हाँ। और शायद राज अंकल की रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने ही मस्ट हैव सेड, बट उस बीच में पतली गली में ये फिल्म निकल आई। तो एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक रिलीज्ड फर्स्ट, जहां तक मुझे याद है। एंड देन उसके बाद जमाने को दिखाना है, प्रेम रोग, तो ये लगातार फिल्में रिलीज होने लगी। तो आइए जमाने को दिखाना है फिल्म का एक गीत यहाँ पे सुना जाए, जिसे रफी साहब और आशा भोसले ने गाया है। पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ, पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ, तुमसे तो हम मर मिटे अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? आगे शादी।
भैया दावते। अरे बाबा, तुम भी तो कुछ बोलो ना। ये बात है तो सुनो। छोड़ो जान जान, तुम भी हो कहाँ, घबराते नहीं हम जमाने से। देखो तो इधर किसका है जिगर, उलझे आपके इस दीवाने से हो। उलझे हजार क्या हुआ है मेरे प्यार क्या हुआ, अपनी खुशी होगी ये जिंदगी होगी, इसके सिवा और आगे क्या होगा। आपको एक नहीं दो फिल्में, आपने बचपन में भी उनके साथ काम किया, एक बड़ी हीरोइन बनी आप तो उनकी फिल्म में बनी। आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा, वो अनुभव हमारे साथ आप किसी तरीके से बांटिए। देखिए, आज मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे एज अ चाइल्ड एक्टर मोल्ड किया। अगर आपको वो सीन याद है, मंदिर वाला सीन, सत्यम शिवम सुंदरम में, मेरे हाथ पीले कर दो भगवान जी, मेरे वो जहाँ पे वो रोती है, मेरे बाबा का दुख दूर कर दो। राज अंकल ने मुझे खड़े होके दिखाया कैसे करना है। He used to actually perform and show me. अच्छा। एंड मैं उनको डिट्टो कॉपी करती थी। डिट्टो मतलब डिट्टो, उनके हाव भाव, उनके एक्शंस या जो भी है। तो he had molded me so beautifully as an actor कि मेरी और उनकी ऐसी ट्यूनिंग हो गई थी एज अ डायरेक्टर एंड एक्टर कि प्रेम रोग में he didn't have to get up and show me anything. उनको जो चाहिए था, I knew exactly what he wanted, and रिहर्सल के वक्त आई यूज्ड टू डू व्हाटएवर ही वांटेड, एंड थोड़ा बहुत अगर उनको ऐड सबट्रैक्ट कुछ करना था तो ही वुड टेल मी, बट आई अंडरस्टूड। उनकी पल्स जो थी was totally understood by me. Again, I don't know, it's grace of God or I don't know, whatever. जैसे आप बोलते हैं ना, आपको अगर गुरु अच्छा मिले तो then yeah, so that was my case, and I put that कंप्लीट ट्रेनिंग, मतलब नेचुरली, कोई वो एफर्ट नहीं था कि मैं उनको कॉपी कर रही हूँ या उनकी तरह उनको जो चाहिए था। मेरी सारी बाकी की जितनी भी फिल्में थी वाज अ कंप्लीट, आई वुड से,
a product of Raj Kapoor in all my other films. तो क्या ये कहा जा सकता है कि पद्मिनी कोल्हापुरी जो सहज अभिनय के लिए जानी जाती हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान राज साहब का है? बहुत बहुत ज़्यादा। तो कहीं इसके कारण बाद में आपके अपने कैरियर में आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगा कि जब कभी कोई कमतर निर्देशक आपको मिला तो आपको कुछ कठिनाई महसूस हुई? जी बिल्कुल, ऐसे थे काफ़ी डायरेक्टर्स, लेकिन मैंने बहुत ही बड़े और दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ काम, जैसे B.R. चोपड़ा साहब थे एंड वी शांताराम जी थे, के बालचंद्र, बापू साहब, भारती राजा। मैं कहूँगी मैं वाकई में बहुत भाग्यशाली रहे आप। बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत थी एंड रियली ब्लेस्ड कि जितनी भी फिल्में मैंने की, आई हैड ग्रेट डायरेक्टर्स, ग्रेट एक्टर्स, ग्रेट को एक्टर्स। मुझे लगता है शायद ही कोई दूसरी लड़की होगी या दूसरी एक्ट्रेस होगी जिसने उस वक्त जितने भी इवन सपोर्टिंग एक्टर्स थे वो सारे दिग्गज थे। अब जैसे विधाता में आग का दरिया, इसमें और मजदूर, इसमें यूसुफ अंकल भी थे, दिलीप कुमार साहब। तो दिलीप कुमार साहब, संजीव कुमार साहब, काका जी, देव अंकल, राज कपूर साहब, नंदा जी, शम्मी जी, तनुजा जी, जितने भी ये, अभी हेलन जी के साथ भी मैंने किया। आई सेड वाओ, आई सेड आई थिंक शायद आप ही एक बची थी जिनके साथ मेरा हुआ नहीं, एंड आई वाज ब्लेस्ड टू इवन वर्क विद हर। उनके साथ मैंने एक बचपन करके एक फिल्म, एक्चुअली वो रिलीज नहीं हुई अभी तक, तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव वर्कड विद ऑल ऑफ दीज ग्रेट्स। और उन सब से मैंने सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा, यूसुफ अंकल से एंड शम्मी अंकल से। आपने देखा जाए तो जो उस जमाने के त्रिदेव थे, राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब, तीनों के साथ आपने काम किया, तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ आप हमें बता सकते हैं? क्योंकि उनके बारे में सुनकर एक अपने आप में आदमी जिसको कहता है स्वप्न लोक में चला जाता है। जो लोग मतलब समझते हैं इस बात को, अब जैसे आज की जितनी भी युवा पीढ़ी है, मतलब डायरेक्टर्स खास करके, वो जब मुझे मिलते तो वो भी पूछते हैं कि कैसा था राज साहब के साथ काम करना, कैसा था इनके साथ काम करना, एंड हाउ वाज हिज, उनकी क्या टेक्निक थी, उनकी क्या सोच थी, उनका क्या स्टाइल था। बट यू कैन नॉट रियली एक्सप्लेन कि उनके दिमाग में, बट एक ऑल आई कैन से इज एक जुनून था उनमें। जैसे राज साहब हो, यूसुफ अंकल, दिलीप कुमार साहब हो या देव अंकल। अब देव अंकल का एक अलग स्टाइल था, जी हाँ, उनकी आप अगर फिल्में देखें, उनके एक्टिंग में ऑफ कोर्स ही इज डन ब्रिलियंट फिल्म्स, ग्रेट फिल्म्स ही इज डन, बट इनके लिए दे यूज्ड टू स्लीप, ईट, ब्रीथ मूवीज। मतलब उनके लिए बॉक्स ऑफिस वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, येस इट वॉज इम्पॉर्टेंट, बट आई वोंट से दैट वॉज दी ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग। उनके लिए एज एन आर्ट, एज अ कला, एज अ चैलेंज, एज फिल्म, एज अ फिल्म मेकर। अब जैसे राज अंकल वॉज अ नेचुरल शोमैन, मतलब उनको एज राज कपूर पे फिल्म बनाना उनको अपने आप में आता था। और राज कपूर को हमेशा एक शोमैन कहा जाता था, बिकॉज उनकी फिल्म में उनका एक अप्रोच, उनके चलने का ढंग, उनका एक ऑरा, या उनकी पार्टियां, या उनके जितने भी ऑल दोज थिंग्स, जिस तरह से वो फिल्म्स को प्रमोट करते थे, उनके प्रीमियर्स, ये सारी जो बातें थी, उन्होंने ही नेवर डिमांडेड that kind of कि भाई मैं शोमैन हूँ, never said that, but he was a showman। आज देखा जाए तो जितने भी अपने आप को शोमैन कहलाते, it is like I am the showman of whatever the industry। वो कहीं ना कहीं ऊपर से उड़ा हुआ होता है, जबकि राज साहब के वो एक प्राकृतिक जज्ब की हुई चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी फराक दिली एक्चुअली में जो है उसको लोगों ने शोमैनशिप का नाम दे दिया, लेकिन एक्चुअली में वो अपने आप में इतने बड़े आदमी थे और उनका इतना बड़ा एक कैनवस था सोचने का, जो बहुत कम लोग, कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। एक बार मुझे याद है प्रेम रोग की शूटिंग चल रही थी और एक स्मॉल कैरेक्टर एक्ट्रेस, तो उसका कोई सीन था या कुछ आई डोंट नो शॉट था जिसमें शी हैड टू परफॉर्म, तो मैं उनके वहाँ बाजू में बैठी थी एंड आई सेड ही वाज लाइक शी वाज रियली स्ट्रगलिंग, नहीं हो रहा था, जो राज अंकल को चाहिए था वो नहीं कर पा रही थी। तो I had, created that kind of a rapport with him and I said, Raj uncle, I think, इसके beyond वो नहीं जा पा रही है। तो he said, कैसे नहीं जाएगी? तो he said, उससे मैं निकलवाऊंगा, इसे मैं पुतले से भी काम निकलवा सकता हूँ। ये अपना आत्मविश्वास सबके अंदर था, जिसके कारण वो बहुत अच्छा और अद्भुत काम कर पाते थे और करवा पाते थे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जी
जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आपने दिलीप साहब, देवानंद साहब दोनों के साथ काम किया, उनके साथ जो आपके अनुभव रहे या जो कुछ सीखा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सीखा तो बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं, क्या सीखा और क्या नहीं, बिकॉज दीज थिंग्स यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, बट बिकॉज लाइक मतलब मैं उस वक्त, अब जैसे आज क्या होता है जब आप बड़े हो जाते हैं आपका नज़रिया ही अलग होता है, एक सोचने का या एक हर एक चीज़ का आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं हर अब मतलब मुझसे जो भी सवाल कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक ट्रैक भी चल रहा है ना सोचने का या इसका, तो बिकॉज आई वॉज वेरी यंग तो मेरे कोई इतने अलग ट्रैक्स नहीं चलते थे, आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग, राइट, उनको मैं ऑब्जर्व करती थी और पता नहीं, इट्स अ नेचुरल थिंग, जैसे बच्चे ऑटोमेटिकली वो इनकलकेट हो जाता है ना सारी चीजें बच्चों में। तो आई वाज स्टिल दैट टाइम 15, 16, 17, आई मीन एट आज तो मतलब आई क्विट एट 21, मतलब एट एज 21 मैंने सब कुछ त्याग दिया। एंड वैसे देखा जाए तो 21, 22, 23, 24 इसमें तो बच्चे शुरू करते हैं। जी हाँ, तो कहीं ऐसा लगता है आपको कि क्योंकि आप बाल काल में और बचपन में इन लोगों से मिली तो उनके व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं आपने सीखा, लेकिन वो बड़ा एक सहज रूप में आपके अंदर चला गया, लेकिन किसी तरीके से आप उनके व्यक्तित्व से, उनके ऑरा से एकदम घबराई नहीं और इतनी भी प्रभावित नहीं थी मैं। क्या इसमें उनका भी योगदान रहा होगा कि वो आपको इतने प्यार से और इतने अच्छी तरीके से काम करते थे? यूसुफ अंकल तो इतना प्यार करते थे, मैं आपको क्या बताऊं, आई कैन नॉट इवन टेल यू, एंड I could feel it. You see, क्या होता है कि बच्चों को पता चल जाता है, when you're young, you know कि what is genuine, what is not. He was very fond of me and उनका जो my God काम करने का मतलब मैं तो actually चकाचौंध होती थी। एक नूतन आंटी, उनके साथ भी मैंने काम किया। ये जैसे काम करते थे, जिस तरह से परफॉर्म करते थे, it was like I was totally, अभी अगर मैं देखूं किसी ऐसे एक्टर को या कोई ऐसा कोई अफलातून परफॉर्मेंस करे तो I'll be impressed, कि वाह, अभिभूत हो जाता है आदमी। हाँ, पर उस वक्त मुझे लगता है मैं उनको ज्यादा ऑब्जर्व करती थी और ठक 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 ठक
ठक मेरे अंदर जाता था। अच्छा, यू नो आई एम ट्राइंग टू से। जी हाँ, समझ गया मैं। उनके जितने भी एक्सप्रेशंस बोलिए, या उनकी बॉडी लैंग्वेज, या उनकी आवाज़, या उनका वॉइस मॉड्यूलेशन, जैसे नूतन आंटी, अभी मैं ऐसे जैसे आपसे बात कर रही हूँ, मुझे सडनली नूतन आंटी सामने दिख रही हैं, यू नो, कि हाउ शी यूज्ड टू परफॉर्म, उनका अलग ही था, यू नो। बहुत अच्छी बात आपने कही कि किसी सुगंध को जिस तरीके से सिर्फ महसूस किया जा सकता है लेकिन उसका नाम नहीं दिया जा सकता, लगभग उसी तरीके से बिल्कुल इन अदाकारों ने आपको इस तरीके से वो आपके अंदर रच बस गए कि कहीं ना कहीं पद्मिनी कोल्हापुरी के व्यक्तित्व में भी एक नया निखार आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आज का जो जनरेशन है एंड फ्यूचर जनरेशंस, उनके लिए एक सिर्फ एक यू नो नाम रहेगा, दैट एक्सपीरियंस, और फिल्में तो है ही, बट they will learn from that, but they will really never realize or know कि उसका क्या importance रहा, क्या महत्व रहा in this whole journey of film making। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस टाइम आदमी कलाकार सृजन करता है, उसके साथ जो लोग अनुभव करते हैं वो शायद उसकी रचना को देख के इतना कुछ नहीं समझा सकते। तो आप बहुत भाग्यशाली लोगों में से रही हैं कि आपने इतने अद्भुत लोगों के साथ काम किया। तो आइए फिर फिल्म विधाता का गाना हो जाए, जिसमें आपने और दिलीप साहब ने अद्भुत अभिनय किया था। हाथों की चंद लकीरों का, हाथों की चंद लकीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, आहा आहा, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे से दीपक महान की ये दिलचस्प बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे विनायक रेनके और गणेश शिंदे। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।